नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जो है फंडामेंटल राइट का जो है पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो अगर आपने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप उसको आई बटन में ऊपर देखिए। और अगर आपको HPSSC, HPPSC, HPTGT, HPPGT जितने भी HP पंचायत सेक्रेटरी, HP पटवारी के जो नोट्स चाहिए तो आपको हमारी जीके ट्रिक ऐप पर वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन नोट्स के मैंने जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। आप उस पर भी क्लिक करके जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपको जो जो एग्जाम होते हैं जितने भी वो उनके नोट्स मैंने तैयार करके रखे हैं, तो आपको वो एक ही नाम से मिलेंगे, HPSC, HPPSC नाम से वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हुए मैं आपको यही बताता हूं कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे या कर्म करते रहेंगे तो आपको सफलता जो है अवश्य मिलेगी। तो ये किसका कहना है? आपके शुभम शर्मा जी का कहना है। और आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं इन नंबर पे अगर आप पांवटा साहिब के क्षेत्र में कोचिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैं घर बैठे ही कोचिंग दूंगा, तो आप ये संपर्क कर सकते हैं और नोट्स आप परचेज कर लीजिए। आपको TGT आर्ट्स और HP टेट आर्ट्स में जो है बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे, या कोई भी और एग्जाम होता है आपका उसमें आपको वो लाभदायक रहेंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का है जिसमें जीके वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछी जाती है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो आज का फंडामेंटल राइट का जो थर्ड लेक्चर है। उसमें हमने जो है आज बात करनी है, जो आज हमने बात करनी है वो आपके फोर्थ जो आपका फंडामेंटल राइट होता है, फिफ्थ फंडामेंटल राइट होता है और सिक्स्थ फंडामेंटल राइट होता है। तो देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो आपको किसी भी व्यक्ति को अधिकार मिले होते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूं कि हम जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं शुभम शर्मा हूं, तो मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूं, तो मुझे कितने फंडामेंटल राइट्स मिले हैं? वो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। अब ये भी सोचिए कि जो विदेशी है, जो भारत में रह रहा है, उसको भी क्या फंडामेंटल राइट्स मिले होंगे? तो उसको 6 नहीं मिले होते, उसको इनमें से कुछ मिले होते, या 3 मिले होते, या 4 मिलते हैं। जैसे आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसको भी मिलता है, विदेशी को भी मिलता है। अगर क्योंकि शोषण जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो विदेशी को भी मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आज फंडामेंटल राइट्स में आपका जो हमने बात करी थी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपके पार्ट 3 में आते हैं, या भाग 3 भी बोल देते हैं हम इसको, और आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं उसमें फंडामेंटल राइट आते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला हमने राइट टू इक्वलिटी किया था, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें हमने समता या समानता का अधिकार पढ़ा था, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, और उसमें हमने बात की थी कि आपका 14 से 18 जो आर्टिकल आते हैं वो इसमें आते हैं। फिर आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की थी, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की थी। तो देखिए, इसमें क्या था हमारा कि स्वतंत्रता जो है सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 19 से आपका 22 आर्टिकल सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। देखिए, इसमें हमने बात की थी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है। ठीक है, अब हम चौथा बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम यहां पर बात करेंगे। तो इसमें जो आर्टिकल आने हैं वो 25, 26, 27 और 28 आने वाले हैं। तो आज हम ये चौथा आर्टिकल जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये 4 आर्टिकल आप लिख लीजिए, 4 जो फंडामेंटल राइट है वो आप लिख लीजिए। 5वां और 6वां भी मैं लिखवाऊंगा आपको। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है 5वां, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 6वां है। ठीक है, तो ये आप नोट्स कर लीजिए। आपको क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है कि पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट आते हैं, यानी कि ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं इसको भी मिटो देता हूं और हम बात करेंगे अभी
जो है फंडामेंटल राइट जो हमारा फोर्थ था। फोर्थ कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट था? वो था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए मैंने यहाँ पे 25 से 28 के बीच में जो आर्टिकल आते हैं या अनुच्छेद आते हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है कौन सा है? हमारा अनुच्छेद 25। इसमें हम क्या बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी धर्म अपना सकता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है तथा अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार जो है वो कर सकता है, ठीक है। मान लो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुस्लिम हूँ, तो मतलब मेरी ये इच्छा है कि मैं हिंदू धर्म को अपनाऊं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं उसका मान सकता हूँ और उसका प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद जब 26 में आता है तो यहाँ पर बोला गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर कोई भी त्योहार मना सकता हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ पर प्रचार प्रसार की बात की गई है। अब हम अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं अपने धर्म का तो यानी कि हमें वहां पर संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तथा उसके उत्थान के लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है कि हमें अपने धर्म का जो है पालन पोषण करना है, बचाना है, संस्थान कर, तो यानी कि उसको जो है एक तरह से जो है उसका प्रचार प्रसार करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने संस्थाओं का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है। तो देखिए हमने 2 आर्टिकल पढ़े इसमें। तो हमारा जो 25वां आर्टिकल था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए जो 27वां आर्टिकल है, तो ये इस आर्टिकल पे आपको ज्यादा जाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी आय जो है राज्य ने किसी धार्मिक जो है संस्थान के लिए पोषण के लिए जो है निश्चित कर दी गई है, तो यहाँ पर जो है उसको कोई भी कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि अगर मैं हूँ, मतलब ठीक है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, अगर मेरी आय जो है किसी धार्मिक संस्थान के पालन पोषण के लिए जो है निश्चित कर दी गई है, ठीक है, तो मतलब मेरे को कोई भी भारत का नागरिक या भारत सरकार जो है वो थोप नहीं सकती कि आप जो है कर व्यय करो, ठीक है। यानी कि मेरी जो है उन्होंने ही जो है निश्चित कर दी गई है आय कि आप जो है इस धार्मिक संस्थान के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इतना इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता। डायरेक्ट आप किस पे आएंगे, अनुच्छेद 28 पर आएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे हमारे कोई भी स्कूल है उसमें आप जो है धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये बात की गई है कि ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु तो बाध्य नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि वो धर्म की शिक्षा दे तो वो स्कूल में जो है वो नहीं दे सकता है, ठीक है, वो नहीं दे सकता है।
क्योंकि स्कूल में जो होता है वो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, तो यानी कि अगर एक ही कम्युनिटी का बच्चे की जो है शिक्षा दी जाएगी तो यानी कि दूसरी कम्युनिटी में जो है वो रोष पड़ जाता है। तो इस वजह से जो है आर्टिकल 28 में जो है शिक्षण संबंधी अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 आर्टिकल थे वो इसमें आए थे, स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आए थे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो 5वां जो अधिकार है वो आपका है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए यहां पर क्या हुआ था कि आपका अनुच्छेद 29 आया था और आपका अनुच्छेद 30 यहां पर आया था। सिंपल सी बात है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए ये जो है आर्टिकल लेकर आए थे। अब देखिए यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग कौन से हैं। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। एक मुस्लिम हो गए, एक ईसाई हो गए, एक जैनी हो गए, ठीक है, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, ये आपके जैसे पारसी हो गए। तो ये 6 जो वर्ग हैं आपके, ये आपके अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अब देखिए इनकी समाज के यानी कि संस्कृति के संरक्षण के लिए, इनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, इनके धर्म के संरक्षण के लिए, इनकी जाति के संरक्षण के लिए जो है यहां पर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर प्रावधान यहां पर किए गए हैं। ठीक है, यहां पर आपको यह चीज याद रखना है कि जो इन सभी 6 धर्मों के यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए जो है प्रावधान कहां किए गए हैं, वो आपके अनुच्छेद 29 में किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर किसी भी यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है कि इन 6 वर्गों को जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए रोका नहीं जाएगा, बल्कि वहां पर जो है उनको स्पेशल जो है वहां पर राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नोट भी ये था कि यहाँ पर जो है इनके संरक्षण के लिए जो है एक 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी, जो कि आपकी 2005 में बनाई गई थी यूपीए सरकार के समय पे। तो इनके हितों के संरक्षण के लिए कमेटी जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद याद रखना है कि अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यहाँ पर बोला गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो यहां पे बात क्या की गई है, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है इनमें से वो अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकता है और जो बड़े से बड़े पद होते हैं उनको वो ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये बात की गई थी। तो यहाँ पर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 आर्टिकल्स आए। अनुच्छेद 29 जिसमें कहा गया कि 6 जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके संरक्षण के लिए जो है यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है उसको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन लेने का अधिकार दे दिया गया है, साथ ही साथ प्रशासन करने का अधिकार भी दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आपका 6ठा आर्टिकल आता है, सॉरी 6ठा फंडामेंटल राइट आता है, वो आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो आपके संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने जो है संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या क्या है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। यानी कि संविधान की आत्मा कौन सी है? संविधान की आत्मा है आपका आर्टिकल 32। कौन सा है? इसको आर्टिकल 32।
ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है संविधान उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 31 था उसमें आपका जो प्रावधान था वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड प्रावधान था। ठीक है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और इसको 300 का में जोड़ दिया गया था। ठीक है, और ये संपत्ति का अधिकार का जो कुछ भाग 19F में भी था। ठीक है, जो 19 आर्टिकल का F भाग था उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परमादेश, यहाँ पे 6 तरह के यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ये भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर चेंजेस कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स में वहां पर चेंजेस हो सकते हैं। वो आपकी केशवानंद भारती समिति थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। पहले वो जो है चेंज नहीं होते थे, लेकिन जब केशवानंद भारती ने जो है वहां पर केस फाइल किया तो वो जो है फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करनी पड़ेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने बंदी बनाया हुआ है बिना मतलब के, तो कोर्ट उसको ये अधिकार मतलब ये बोलता है कि आपको जिसने भी बंदी बनाया है उसको जो है वो एक अधिकार मतलब एक पत्र देता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप इस व्यक्ति को इस दिन तक जो है कोर्ट में पेश कीजिए और आप हमें ये बताइए कि आपने इसको किस आधार पर जो है बंदीकरण किया है, इसका जो है बंदी बनाया हुआ है, इसको बंदी बनाया हुआ है। उसके बाद परमादेश की बात आती है। परमादेश का मतलब क्या है? इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी बड़ा पदाधिकारी है, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन नहीं करता, तो उसको परमादेश दिया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा जो हमारे पास है प्रतिषेध लेख है। इसमें यह बात की गई है कि छोटे न्यायालयों के क्षेत्र से जो अधिकार यानी कि जो छोटे न्यायालयों के क्षेत्र से जो बाहर के जो मुकदमे होते हैं उनको वो बड़े न्यायालयों को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो छोटे न्यायालयों का आदेश देता है यहाँ पे कि जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर मुकदमे हैं उनको वो बड़े न्यायालयों को सौंप दे। तो यहाँ पर ये बात की जाती है। अब देखिए यहाँ पे चौथा जो है आपका वो उत्प्रेषण है। यहाँ पर बात की जाती है कि कोई भी बड़ा जो है न्यायालय है वो छोटे न्यायालयों को ये आदेश देता है कि वहां अगर आपके जो न्यायालय में जो लंबित पड़े हुए मुकदमे हैं वो हैं तो उसको जो है बड़े जो न्यायालय होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको भेज दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जाती है। अब हमारे पास जो पांचवा है यहाँ पर है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, यहां पर देखिए क्या बात की गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी मतलब के किसी भी व्यक्ति का काम कर रहा है, किसी भी बड़े पद अधिकारी का काम कर रहा है, तो उससे जो है न्यायालय ये पूछ सकता है कि आप किसके कहने पर ये जो है बड़े पद अधिकारी का जो है काम कर रहे हो या फिर बिना किसी इजाजत से जो है आप ये काम कर रहे हो। तो ये इसमें बात की गई है। तो आर्टिकल 32 में ये पांचों के पांचों प्रावधान किए गए हैं और साथ ही साथ जो आपका फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक कमेटी थी, आपको याद रखनी है। एक तो गोलकनाथ कमेटी थी। ठीक है, गोलकनाथ कमेटी थी। इन्होंने भी जो है पंजाब राज्यवाद के खिलाफ पहले जो है बात की गई थी कि जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उनको में संवैधानिक परिवर्तन जो है होना चाहिए। ठीक है, फिर इनका जो केस गया था वो सर्वोच्च न्यायालय में गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय बनाम गोलकनाथ कमेटी के बीच में वहां पर जो है बातचीत हुई थी और यहाँ पर ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो है संविधान में जो है आपका चेंजिंग यानी कि मौलिक अधिकार में जो है वो समय समय पर चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और कमेटी आई थी केशवानंद भारती कमेटी। तो इस जगह कमेटी आई थी तो उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स में जो है बिल्कुल चेंज करने पड़ गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमने सारे के सारे लेक्चर कर लिए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शाम को 6 बजे मेरे साथ डेली जो है जुड़ना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियोस है वो इसी टाइम पे जो है शाम को 6 बजे
शाम को 6 बजे जो है वो आते हैं, प्रीमियर होते हैं, ठीक है, या अपलोड होते हैं, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए हमने जो है अभी तक 12 लेक्चर कर लिए हैं, तो आप उसको ऊपर आई बटन होगा, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने हमें जो 4 लेक्चर थे वो आपके हिंदी से रिलेटेड हैं, बाकी के जो लेक्चर्स हैं आपके वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स जो है बनते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के जो है बातचीत करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।